हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए NCERT ज्योग्राफी क्लास 8 के MCQ। आज इसी क्रम में यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 3 है। यहाँ पर हम खनिज और शक्ति संसाधन इनसे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर चट्टानों में पाए जाने वाले खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका असत्य है। पहला है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह एक खनिज है। सेकंड, खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित हैं। अगला है, खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। देखिए, इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं और प्राकृतिक रूप से ये प्राप्त होते हैं। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। ये जो खनिज हैं ये पृथ्वी की चट्टान परपटी पर सभी जगह फैले हुए हैं। हालांकि खनिजों का जो वितरण है वो असमान है, यानी सभी जगह पर इसका वितरण जो है समान रूप से नहीं है। यानी कहीं पर खनिज ज़्यादा पाए जाते हैं, कहीं पर बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर आपका सेकेंड वाला कथन गलत हो जाएगा। अगला है, खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। तो ये खनिजों के बनने में 1-2 साल नहीं लगते हैं, हजारों सालों की एक प्रक्रिया होती है, उसके फलस्वरूप ये बनते हैं। तो ये बिना मानवीय हस्तक्षेप के ये तैयार होते हैं और प्रकृति इन्हें तैयार करती है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन आपका असत्य है। केवल दूसरा वाला कथन असत्य है। तो आंसर है आपका पहले का बी। दूसरा प्रश्न है अब आपका, खनिजों के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। पहला है, संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। सेकंड, धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है, ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। अगला है, अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं। चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। देखिए, खनिज जो है पृथ्वी पर 3000 से ज़्यादा प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो हमने उनका वर्गीकरण किया है धात्विक आधार पर और अधात्विक आधार पर। धात्विक खनिज जो होते हैं वो कठोर होते हैं, उनमें आप ये देखेंगे उनमें जो है ऊष्मा और विद्युत के प्रति ये सुचालक होते हैं, कुचालक नहीं होते हैं। यानी जो आपके धात्विक खनिज होते हैं ये ऊष्मा और विद्युत के प्रति सुचालक होते हैं, यानी कि ये गुड कंडक्टर होते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। धात्विक खनिजों की विशेषता ये होती है, कठोर होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं, इनमें चमक होती है, ये कुछ विशेषताएं होती हैं। आपने विज्ञान में 9th-10th में पढ़ी होगी विशेषता। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। अधात्विक खनिजों की बात की जाए तो इनमें आप देखेंगे इनमें धातुएं नहीं होती हैं। खास करके आप देखेंगे चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन बिल्कुल सही है। धात्विक खनिजों को 2 प्रकार के खनिजों में डिवाइड कर लिया जाता है। एक तो इसमें आ जाता है आपका लौह खनिज जिनमें लोहा होता है, और दूसरे हो जाते हैं इसमें अलौह खनिज जिनमें लोहा नहीं होता है। सोना चांदी है, ये आपके अलौह खनिज बोले जाएंगे। तो यहाँ पर आपका 1 और 3 कथन सही है। तो आंसर है आपका सेकंड का सी, केवल 1 और 3। तीसरा प्रश्न है अब आपका, धात्विक खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, धातुएं कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती हैं और जिनमें द्युति या चमक की विशेषता होती है। धात्विक खनिज लौह अथवा अलौह हो सकते हैं। लौह खनिजों जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट में लोहा होता है। इसके अलावा अलौह खनिज में बताया गया है कि यहाँ पर लोहा नहीं होता है। कुछ अन्य धातुओं के नाम बताए गए हैं, जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है या सीसा हो सकती हैं। इनमें क्या है, इनमें लोहा नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर आपके चारों ही स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि इनकी व्याख्या मैं पहले ही कर चुका हूँ कि धातुएं जो हैं कठोर पदार्थ हैं, आघात वर्धनीय होती हैं, इनमें चमक होती है, नम्यता होती है, तन्यता होती है। इसके अलावा ये ऊष्मा और विद्युत को के प्रति सुचालित होती हैं। ये 2 प्रकार से इनको डिवाइड किया गया, वर्गीकृत किया गया है, लौह और अलौह में। तो यहाँ पर सेकंड वाला भी सही है। लौह खनिजों में लौह अयस्क आ जाते हैं, जैसे मैग्नीज, क्रोमाइट वगैरह जिनसे लोहा प्राप्त किया जाता है। तो ये आपके लौह खनिज हैं। अलौह में आपकी अन्य धातुओं के नाम लिखे गए हैं, सोना, चांदी, तांबा या सीसा, ये अलौह धातुएं बोली जाती हैं। तो यहाँ पर आपका चारों ही कथन आपके सही हैं। तो आंसर है आपका डी, उपरोक्त सभी। चौथा प्रश्न है अब आपका, कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के खनिज हैं। धात्विक, अधात्विक, धात्विक और अधात्विक या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो आपके कोयला और पेट्रोलियम है ये आपके अधात्विक खनिजों में आते हैं। तो यहाँ पर आपका चौथे का सही आंसर है आपका बी वाला। 5वां प्रश्न है अब आपका,
नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। पहला है शैल खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूहन है। शैल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है अयस्क कहे जाते हैं। तो शैल का मतलब होता है चट्टान। तो चट्टान जो है ये खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूह होती है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। शैल या चट्टान वो बात एक ही है। और जिन चट्टानों से या शैलों से आपकी खनिजों का खनन किया जाता है उस खनन को उसमें जो प्राप्त होता है हमें खनन के रूप में सामग्री उसको हम अयस्क कहते हैं। तो यहाँ पर आपका दूसरा वाला कथन भी सही है। यहाँ पर आपका दोनों ही कथन सही है। तो आंसर होगा आपका सी, 1 और 2 दोनों। छठवां प्रश्न है अब आपका पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैसों को धरातल के नीचे से निकालने के लिए खनन की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? प्रवेधन, विवृत खनन, कूपकी खनन, आखनन। देखिए जो आपका खनिज है तो खनिजों का निष्कर्षण किया जाता है और इसके लिए 3 प्रकार की विधियां अपनाई जाती हैं। एक खनन विधि है, दूसरी प्रवेधन विधि है और तीसरी आखनन विधि है। प्रवेधन का मतलब होता है कि जो जमीन के बहुत ज़्यादा गहराई के भीतर कोई चीज़ होती है उसको प्रवेधन के जरिए, ड्रिलिंग के जरिए निकाला जाता है। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें जो होती हैं या तो तटीय क्षेत्रों में मिलेंगी या अपतटीय इनकी क्षेत्रों में मिलेंगी। तो इनकी बहुत गहराई से ड्रिलिंग करनी पड़ती है, बहुत गहराई से इनको निकालना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर प्रवेधन विधि उपयोग में लाई जाती है। तो यहाँ पर सही आंसर जो है छठवें का ए वाला। 7वां प्रश्न है आपका पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। पहला है खनिज जो कम गहराई में स्थित हैं वे पृष्ठीय सतह को हटाकर निकाले जाते हैं, इसे विवृत खनन कहते हैं। अगला है गहन वेधन जिन्हें कूपक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं। अगला है सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे प्रवेधन कहते हैं। देखिए सबसे पहला वाला जो पॉइंट इसकी बात कर लेते हैं, जो विवृत खनन है। विवृत खनन में होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपकी एक 2 मीटर की मिट्टी की परत है। ये 2 मीटर की मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं 2 मीटर की एक मिट्टी की परत है और इसके नीचे पूरा क्या है, इसके नीचे पूरा जो कोयला है, यहाँ पर ये सब कोयला भरा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि ये तो ऊपर ही है, कोयला बहुत ज़्यादा अंदर नहीं है, तो यहाँ पर ये किया जाता है कि पहले पूरी जो मिट्टी की परत है, जितनी क्षेत्र में कोयला फैला हुआ है उसके ऊपर की मिट्टी की परत को हटा दिया जाता है। यानी इस परत को हटा देंगे और पूरा कोयला ऊपर की तरफ आ जाएगा और आसानी से हम उसको, यानी आप जानते हैं जेसीबी वगैरह से भर के अपने जो भी ट्रक वगैरह या जो होते हैं या फिर जो टेलर वगैरह बोले जाते हैं, तो उनमें भरकर हम जो भी आपका थर्मल पावर प्लांट है वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो इस तरह के खनन को विवृत खनन कहते हैं, यानी ओपन कास्ट माइनिंग बोलते हैं इसको। भारत में आपकी एमपी में ऐसी कुछ खाने हैं जहां पर आपका विवृत खनन किया जाता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। विवृत खनन विधि में आप देख सकते हैं इसमें लागत ज़्यादा नहीं आती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो ऊपरी सतह है उसको पूरी तरह से हटा देते हैं, जिससे कि जो नीचे वाला हमारे मटेरियल चाहिए वो हमें आसानी से मिल जाए। गहन वेधन विधि वहां पर उपयोग की जाती है जहां पर आपके खनिज जमीन के बहुत अंदर गहराई में होते हैं। खास करके पेट्रोलियम खनिजों की जब बात की जाती है तो वहां पर गहन वेधन विधि ही उपयोग में लाई जाती है, यानी ड्रिलिंग विधि ही उपयोग में लाई जाती है। इसको कूपकी खनन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। सतह के निकट स्थित जो खनिज हैं, खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे प्रवेधन कहते हैं। देखिए इसे प्रवेधन नहीं कहते हैं बल्कि आखनन कहते हैं। मान लीजिए कुछ खनिज क्या है, जमीन से लगभग 1000 मीटर की नीचाई या फिर 500 मीटर की नीचाई में है, तो उनके लिए क्या करते हैं, हम माइनिंग करते हैं और माइनिंग को हिंदी में आखनन कहते हैं। समझ रहे हैं आप, यानी 3 अलग अलग शब्द आपने पढ़ लिए। एक तो आपने प्रवेधन पढ़ लिया, एक आपने यहाँ पर विवृत खनन पढ़ लिया और दूसरा है आखनन पढ़ लिया। यानी आपको 3 शब्द जानने को मिल गए। आखनन का मतलब ये है कि जब जो कोई खनिज जो है वो बीच में है, ना तो बहुत ज़्यादा गहराई में है और ना ही बिल्कुल उथला हुआ है, ना ही बिल्कुल सतह पर है, तो उसके लिए हम माइनिंग करते हैं। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रवेधन लिखा हुआ है, नहीं, इसको आखनन कहते हैं। यहाँ पर 1 और 2 कथन सही है, तो आंसर है 7वें का ए वाला। 8वां प्रश्न है आपका धात्विक खनिज किन शैल समूहों में पाया जाता है? आग्नेय एवं अवसादी, आग्नेय एवं कायांतरित, कायांतरित एवं अवसादी या उपरोक्त तीनों। देखिए खनिज जो हैं ये विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित में, तो कुछ अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज जो होते हैं वो आपके आग्नेय और कायांतरित शैल समूहों में ये पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 8वें का बी वाला। 9वां प्रश्न है अब आपका नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है
कौन सा कथन सत्य है? पहला है आधात्विक खनिज अवसादी सेल समूहों में पाए जाते हैं। अगला है खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम कायांतरित चट्टानों के नीचे पाए जाते हैं। देखिए, जो आपके आधात्विक खनिज होते हैं, तो आधात्विक खनिज खास करके मैदानों और नवीन बलित पर्वतों के अवसादी सेल समूहों में ये पाए जाते हैं। जैसे आपका चूना पत्थर वगैरह है, ये उसी में पाए जाते हैं। यानी कि जो आपके मैदान हैं, नवीन बलित पर्वत हैं, इनमें ये अवसादी सेल समूह पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर बात करें खनिज ईंधन की, तो खनिज ईंधन जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ये आपके अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, ना कि आपके कायांतरित में। यानी कि जो आपकी अवसादी चट्टानें होती हैं, इनमें आपके ये पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका बी वाला कथन गलत हो जाएगा। यानी खनिज ईंधन जो है आपका अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। यहाँ पर आपका सही आंसर है आपका 9वें का ए, यानी केवल 1। 10वां प्रश्न है अब आपका मृदा निर्माण के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में खनिज दिए हुए हैं और सूची 2 में स्थान दिया हुआ है। देखिए, आप लोगों को ये खनिज जो है कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस किस देश में खनिज जो है पाए जाते हैं, या कौन से देश में कौन सा खनिज जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। खास करके कई बार ये पूछा जाता है और यूपीएससी में भी ये पूछा जाता है, पीसीएस एग्जाम में तो कई बार पूछा गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर चूना पत्थर की। चूना पत्थर निक्षेप, तो चूना पत्थर निक्षेप जो है आपका, ये फ्रांस के कॉकेसस प्रदेश जो है इसमें पाया जाता है। तो यहाँ पर ए का हो जाएगा तीसरा वाला। इसके बाद आ जाती है मैग्नीज निक्षेप की। तो मैग्नीज निक्षेप आपके जो है ये जॉर्जिया और यूक्रेन में पाए जाते हैं। ये आपके जॉर्जिया में और यूक्रेन में पाए जाते हैं। अगला आता है नंबर यहाँ पर आपका फॉस्फेट निक्षेप का। तो फॉस्फेट निक्षेप आपके जो है अल्जीरिया में पाए जाते हैं। आपका अगला नंबर इसमें आता है आपका क्रोमाइट और प्लेटिनम का। क्रोमाइट और प्लेटिनम जो है आपका, ये आपका पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में। तो यहां पर आपका सही आंसर जो है ये है यहाँ पर सी वाला, यानी ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो आंसर है यहां पर आपका सी वाला, 10 का सी। 11वां प्रश्न है अब आपका कनाडा का ओंटारियो प्रदेश किस खनिज निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है? ये कई बार पूछा गया है, ओंटारियो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, आपको पता होना चाहिए। सोना और प्लेटिनम, मैग्नीज और टिन, हीरा और कोयला, तांबा और चांदी। देखिए, कनाडा का जो ओंटारियो प्रदेश है ये तांबा और चांदी के लिए प्रसिद्ध है। तो यहां पर 11वें का सही आंसर है आपका डी वाला, तांबा और चांदी। 12वां प्रश्न है अब आपका एशिया और यूरोप के प्रमुख खनिज क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है? पहला है एशिया महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादकों में हैं। अगला है तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकिल खनिजों के निक्षेप पश्चिमी यूरोप, ध्यान देना, पश्चिमी यूरोप और एशियाई रूस में पाए जाते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। एशिया महाद्वीप जो है ये विश्व का आधे से अधिक टिन उत्पादन अकेले करता है। इसमें यहाँ पर चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया जो हैं ये विश्व के अग्रणी टिन उत्पादकों में से एक हैं। वहीं बात करें यूरोप में जो है निक्षेपों की बात की जाए तो यहाँ पर पश्चिमी यूरोप में नहीं बल्कि पूर्वी यूरोप में जो है आपके तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकल खनिजों के निक्षेप पाए जाते हैं। उसी प्रकार से एशियाई रूस में नहीं बल्कि यूरोप के साइड वाला जो रूस का हिस्सा है वहाँ पर ये सम्मिलित रूप से पाए जाते हैं। देखिए, मैं आपको एक डमी मैप बना के दिखा रहा हूँ। यानी मान लेते हैं कि ये वाला पूरा पोर्शन आपका एशिया और यूरोप का है। आप जानते होंगे कि ये वाली जो इधर वाली साइड है ये यूरोप की है और ये वाली साइड जो है यहाँ पर किसकी है, ये एशिया की है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पूर्व, इसमें पश्चिमी वाला हिस्सा कौन सा हो गया, इसमें पश्चिमी वाला ये वाला हो गया। पूर्वी वाला कौन सा हो गया, पूर्वी वाला ये वाला हिस्सा हो गया, यानी ये इस साइड वाला हिस्सा हो गया। तो ये जो खनिज हैं यूरोप की तरफ से पूर्व में पाई जाते हैं, यूरोप की तरफ से इस साइड में है। और अगर रसिया की तरफ से बात देखी जाए तो रसिया की तरफ से जो रसिया का यूरोप वाला पोर्शन है वहाँ पे पाई जाती है। यानी कह सकते हैं यहाँ पर, यानी हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं मोटे रूप में कि ये खनिज जो है एशिया और यूरोप के मध्य में पाए जाते हैं। इस तरह से भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन जो है गलत हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, केवल सेकंड वाला असत्य है। तो आंसर है आपका बी, केवल 2। 13वां प्रश्न है अब आपका उत्तरी अमेरिका के खनिज निक्षेप क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है? पहला है लौह अयस्क
निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कैनेडियन शील्ड प्रदेश में होता है। अगला है कोयले का खनन पश्चिमी कॉर्डेरा प्रदेश में होता है। अपलेशियन में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप हैं। देखिए उत्तरी अमेरिका के जो खनिज निक्षेप हैं इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला भाग तो इसका जो है ग्रेट लेक के उत्तर में जो कैनेडियन शील्ड प्रदेश है ये वाला भाग है। तो कैनेडियन शील्ड प्रदेश है, इसमें लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबे के खनन यहाँ पे होता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। कोयले के लिए जो यहाँ का क्षेत्र है वो पश्चिमी कॉर्डेरा प्रदेश नहीं है बल्कि अपलेशियन क्षेत्र है, यानी कि जो यहाँ पर जो अपलेशियन क्षेत्र है ये कोयले के खनन के लिए फेमस है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा, यानी कि अमेरिका के 2 क्षेत्र हमने पढ़ लिए हैं, अपलेशियन प्रदेश में पढ़ लिया, तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। वहीं जो पश्चिमी कॉर्डेरा है, पश्चिमी कॉर्डेरा का मतलब क्या है, जो यहाँ पर पश्चिम की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, रॉकी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उस प्रदेश को पश्चिमी कॉर्डेरा के नाम से भी जाना जाता है। तो पश्चिमी कॉर्डेरा प्रदेश में यहाँ पर तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर तीसरा वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर केवल पहला वाला कथन सही है, तो आंसर है आपका ए, केवल 1। 14वां प्रश्न है आपका, दक्षिण अमेरिका के खनिज निक्षेप क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। पहला है ब्राजील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला है चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। अगला है ब्राजील और बोलीविया विश्व में टिन के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। देखिए यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है, जो ब्राजील है ये विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। सेकंड वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है, चिली और पेरू खास करके आपके तांबे के उत्पादन में अग्रणी है, जिसमें चिली का स्थान पहला आ जाता है। ब्राजील और बोलीविया जो है विश्व में टिन के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक में गिने जाते हैं। यहाँ पर आपके तीनों ही कथन सही हैं, तो आंसर होगा आपका डी, उपरोक्त सभी। इसके अलावा आप ये देखेंगे दक्षिण अमेरिका के पास सोना है, चांदी है, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 14वें का डी वाला। 15वां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन से दक्षिण अमेरिकी देश में खनिज तेल का उत्पादन नहीं होता है। ये आपको बताना है कि कौन से दक्षिण अमेरिकी देश में खनिज तेल नहीं पाया जाता है। वेनेजुएला, अर्जेंटीना, उरुग्वे, चिली, पेरू, पराग्वे। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे जो आपके खनिज तेल है वो वेनेजुएला में, अर्जेंटीना में, इसके अलावा चिली में और पेरू और कोलंबिया में ये खनिज तेल का उत्पादन होता है। उरुग्वे और पराग्वे जो देश हैं इनमें खनिज तेल का उत्पादन नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो है ये 3 और 6, यानी कि आंसर है आपका 15वें का सी वाला। 16वां प्रश्न है अब आपका, अफ्रीका के खनिज संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करता है। तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। देखिए बात करें अफ्रीका की, तो अफ्रीका खनिज संसाधनों में काफ़ी धनी है। यह हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक भी है। तो अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका है, जिम्बाब्वे और जायरे जो है ये विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन भी यहाँ पर सही है। यहाँ पर तेल जो है नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में ये तेल का उत्पादन भी किया जाता है। तो यहाँ पर आपके दोनों ही कथन सही हैं, तो आंसर है आपका सी, 1 और 2 दोनों। 17वां प्रश्न है आपका, कालगुरली व कूलगार्डी की सोने की खानें ऑस्ट्रेलिया के किस क्षेत्र में अवस्थित हैं। पूर्वी उच्च भूमि, पश्चिमी पठारी क्षेत्र, मध्यवर्ती निम्न भूमि या दक्षिणी क्षेत्र। ऑस्ट्रेलिया जो है आप देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी बॉक्साइट के बारे में आगे हम बात करेंगे। बॉक्साइट जो होता है आपका एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, यानी बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। तो कालगुरली और कूलगार्डी की जो सोने की खानें हैं ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी पठारी क्षेत्र में पड़ती हैं। यहां पर आपका सही आंसर है 17वें का बी वाला। इसके अलावा आपके ऑस्ट्रेलिया में तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज भी यहां पे उत्पादित किया जाता है। यहां पे सही आंसर है आपका बी वाला। 18वां प्रश्न है आपका, सिलिकॉन किससे प्राप्त किया जाता है। क्वार्ट्ज से, चूना पत्थर से, मार्बल से, ग्रेनाइट से। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन है ये आपका क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 18वें का ए वाला, क्वार्ट्ज। 19वां प्रश्न है आपका,
एल्यूमिनियम किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है? आपको बताना है मैग्नेटाइट, पायराइट, अर्जेंटाइट, बॉक्साइट। ये जो है आपका बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, यानी एल्यूमिनियम बॉक्साइट नामक अयस्क से प्राप्त किया जाता है। मैग्नेटाइट जो है आपका ये लोहे का अयस्क है। ये आपका जो है पायराइट जो है ये तांबे का अयस्क है, और अर्जेंटाइट जो है ये चांदी का अयस्क है। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा अयस्क किसका है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 19वें का डी वाला। 20वां प्रश्न है अब आपका, ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सत्य है। पहला है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। सेकंड, ईंधन और जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। देखिए यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कोई आजकल से नहीं बल्कि हजारों सालों से प्रयोग में लाए जा रहे हैं और वो परंपरागत स्रोत हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ईंधन में आपकी सामान्य लकड़ी वगैरह आ जाती है, घास फूस आ जाती है। वहीं जीवाश्मी ईंधन में आप जानते हैं पेट्रोलियम ईंधन आ जाता है। तो ये दोनों आपके परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत माने जाते हैं। तो यहाँ पर आपके दोनों ही कथन सही हैं। तो आंसर है आपका सी, 1 और 2 दोनों। 21वां प्रश्न है अब आपका, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। देखिए कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये तीनों जीवाश्म ईंधन बोले जाते हैं, जबकि लकड़ी जो है आपकी ये केवल ईंधन है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला, यानी लकड़ी जहां पर जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में नहीं आती है। 22वां प्रश्न है अब आपका, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सत्य है। पहला है, कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। अगला है, विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस है। अगला है, भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज ओडिशा में तथा झरिया धनबाद और बोकारो झारखंड में है। देखिए देखा जाए तो कोयला जो है ये बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्मी ईंधन है। इसका उपयोग जो है घरेलू ईंधन उद्योगों जैसे लोहा और इस्पात उद्योग में होता है। वाष्प इंजनों को चलाने के लिए या फिर विद्युत उत्पन्न करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। विश्व के जो अग्रणी कोयला उत्पादक देश हैं तो उनमें आप देखेंगे चीन का नाम पहला है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, जर्मनी है, रूस है, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। बात की जाए भारत की, तो भारत का जो कोयला उत्पादक क्षेत्र है ये रानीगंज है, और रानीगंज जो है आपका ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ये ध्यान देना, ये आपका वेस्ट बंगाल रीजन में पड़ता है, ना कि ओडिशा में। तो यहाँ पर थर्ड वाला कथन गलत हो जाएगा, जबकि झरिया, धनबाद, बोकारो ये तीनों झारखंड में है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 22वें का ए वाला, केवल 1 और 2। 23वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से किसको काला सोना कहा जाता है? कोयला, पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद, चूना पत्थर, अभ्रक। देखिए पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है। तो यहां पर आपका 23वें का आंसर है आपका बी वाला। 24वां प्रश्न है अब आपका, पेट्रोलियम के प्रक्रमण यानी कि प्रोसेसिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सत्य है। पहला है, पेट्रोलियम शब्द लैटिन के शब्दों पेट्रा जिसका अर्थ है सेल, ओलियम जिसका अर्थ है तेल से लिया गया है, इसलिए पेट्रोलियम का अर्थ क्या हुआ? शेल तेल। अगला है, पेट्रोलियम के प्रक्रमण से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक का मतलब होता है लुब्रिकेंट वगैरह, जो आप मोबिल ऑयल वगैरह डालते हैं गाड़ियों में, ग्रीस वगैरह इस्तेमाल करते हैं, यानी इंजन के पुर्जों को घिसने से बचाने के लिए ग्रीस वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो सब पेट्रोलियम पदार्थ ही हैं। ये बात भी जान लीजिए, ये सब कॉमन सेंस की चीजें हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। पेट्रोलियम शब्द लैटिन के शब्दों से बना है, जिसमें पेट्रा का अर्थ जो होता है शेल होता है और ओलियम का अर्थ होता है तेल। इसका मतलब हो गया शेल तेल। पेट्रोलियम की जो प्रोसेसिंग होती है, देखिए जब पेट्रोलियम को जमीन से निकाला जाता है उस समय ये रॉ होता है, यानी कच्चा होता है। इसमें तमाम अशुद्धियां मिली होती हैं। बाद में रिफाइनरी में ले जाकर इसको प्रोसेस किया जाता है, इसको साफ किया जाता है। जब रिफाइनरी में इसको रिफाइन किया जाता है तो इससे विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनते हैं, जिनमें आपका डीजल है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, मोम है, प्लास्टिक और स्नेहक का मतलब होता है लुब्रिकेंट, जैसे मोबिल ऑयल वगैरह, जो आपके ग्रीस वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों में लगाते हैं, तो वो इससे ही बनता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं, तो आंसर होगा आपका 24वें का सी वाला। 25वां प्रश्न है अब आपका, विश्व के पेट्रोलियम उत्पादक देशों के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। पहला है पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर हैं। सेकंड, अन्य मुख्य उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया हैं। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई और कृष्णा और गोदावरी नदियों की डेल्टा हैं। देखिए यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। जो विश्व में मुख्य उत्पादक देश हैं इनमें आपका ईरान, इराक, सऊदी अरब का नाम आता है। इसके अलावा अन्य मुख्य उत्पादक देशों में आपके यूएसए हुआ, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया का नाम आता है। भारत की बात की जाए तो भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम की खोज असम में ही हुई थी। तो असम में डिगबोई, मुंबई का जो अपतटीय क्षेत्र है आपका बॉम्बे हाई, इसके अलावा कृष्णा और गोदावरी बेसिन में इसकी खोज तो हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसका जो निकासी है वो स्टार्ट नहीं हुई है। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से टेंडर वगैरह उठ चुका है, कंपनियों ने वो टेंडर ले लिया है, तो हो सकता है आने वाले 2 या 3 साल में इसकी निकासी भी स्टार्ट हो जाए। अभी जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब तक तो इसकी निकासी स्टार्ट नहीं हुई है, हो सकता है आने वाले सालों में निकासी यहाँ से स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन आपका गलत है। इनमें से कोई कथन गलत नहीं है, तो आंसर होगा 25 में का डी वाला। 26वां प्रश्न है अब आपका प्राकृतिक गैस के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है। अगला है संपीड़ित प्राकृतिक गैस इन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एक प्रचलित ईंधन है क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में सस्ती और ज्यादा प्रदूषण करती है। अगला है रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा, मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन है। देखिए बात की जाए आपके प्राकृतिक गैस की, तो प्राकृतिक गैस जो है वो पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है और तब निर्मुक्त होती है जब आपका जो क्रूड ऑयल है इसको धरातल पर लाया जाता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। संपीड़ित जो आपकी गैस है, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, ये आपका एक प्रचलित ऑटोमोबाइल ईंधन है क्योंकि ये पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में ये सस्ता होता है और ये प्रदूषण भी कम करता है। यानी यहाँ पे लिखा है ज़्यादा प्रदूषण करता है, नहीं ज़्यादा नहीं करता है बल्कि काफ़ी कम प्रदूषण करता है, यानी पर्यावरण के लिए कहीं ना कहीं ये सीएनजी हितैषी है। तो यहाँ पर आपका बी वाला कथन गलत हो जाएगा। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड ये प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादकों में गिने जाते हैं। भारत में भी प्राकृतिक गैस खोजी गई है और निकाली भी जाती है, जैसे जैसलमेर का रीजन है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा है, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन आपके मौजूद हैं। तो यहाँ पर आपका डी वाला कथन भी सही है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, केवल बी वाला कथन गलत है, तो आंसर है 26 में का बी वाला। 27वां प्रश्न है अब आपका विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन था? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इंग्लैंड। देखिए विश्व में सबसे पहले जल से विद्युत उत्पन्न करने वाला देश जो था आपका वो नॉर्वे था। यहाँ पर 27 में का आंसर होगा आपका ए वाला। 28वां प्रश्न है अब आपका नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। पहला है विश्व की ऊर्जा का आधा हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। अगला है विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन है। देखिए बात की जाए तो विश्व की ऊर्जा का आधा हिस्सा नहीं बल्कि 1/4 हिस्सा जो है जल विद्युत से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत है। देखिए आप लोग जानते होंगे जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए क्या करते हैं, हम बड़े बड़े बांध बनाते हैं, उनमें वर्षा का जल, नदियों का जल संचित करते हैं और फिर ऊंचाई से उस जल को छोड़ते हैं। नीचे की तरफ जो टरबाइन वगैरह लगे होते हैं तो वहाँ से ये जल गुजरता है। जब ये जल तेजी से गुजरता है तो टरबाइन को घुमा देता है। तो ऐसे करके हमें जल से विद्युत उत्पन्न हमारी हो जाती है। विश्व में जल विद्युत के जो अग्रणी उत्पादक देश हैं उनमें पराग्वे का नाम आता है, नॉर्वे का आता है, ब्राजील का आता है, चीन का आता है। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन सही है। यहाँ पर आपका सही वाला आंसर है आपका बी वाला, केवल सेकंड। 29वां प्रश्न है अब आपका यहाँ पर विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा कहाँ पर है? पेरिस, बर्लिन, ओस्लो, स्कॉटलैंड। देखिए विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा आपका स्कॉटलैंड में है, यानी यूके के स्कॉटलैंड में ये स्थित है। तो 29वां का सही आंसर है आपका डी वाला। 30वां प्रश्न है अब आपका निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं? गैर का मतलब क्या है? जो अभी नवीन स्रोत हैं, यानी कि पहले से उपयोग नहीं किए जा रहे हैं, अभी हाल में ही इन पर रिसर्च वगैरह हुई है, हाल में ही इनकी खोज हुई है, तो ये गैर परंपरागत स्रोत हैं। तो यहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा है, काष्ठ ईंधन है, परमाणु ऊर्जा है, प्राकृतिक गैस है, बायोगैस है, भूतापीय ऊर्जा है। देखिए इसमें गैर परंपरागत स्रोतों में आपका ज्वारीय ऊर्जा आ जाती है, परमाणु ऊर्जा आ जाती है,
बायोगैस आ जाती है और भूतापीय ऊर्जा आ जाती है। काष्ठ ईंधन का मतलब क्या है? लकड़ी का ईंधन, तो ये तो यहाँ पर नहीं आएगा। प्राकृतिक गैस भी नहीं, क्योंकि प्राकृतिक गैस क्या है? एक पेट्रोलियम से प्राप्त होती है, तो प्राकृतिक गैस भी यहाँ पर नहीं, इसमें शामिल नहीं होगी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है आपका 1, 3, 5 और 6। 1, 3, 5 और 6 आपका यहाँ पर सही आंसर है। तो गैर परंपरागत स्रोत, इनमें आपका सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, ये नवीकरणीय हैं, यानी कि ये कभी ना खत्म होने वाले स्रोत हैं और इनसे हमारी धरती को कोई हानि भी नहीं होगी। तो लगातार सभी देशों की सरकारें प्रयास कर रही हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज पर वर्क किया जाए और उनको अपनाया जाए। 31वां प्रश्न है अब आपका, परमाणु ऊर्जा संयंत्र में ईंधन के रूप में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, प्लूटोनियम, पोलोनियम। देखिए, परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आपके ईंधन के रूप में आमतौर पर तो यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फिर भी इसमें थोरियम को मिला दिया जाता है, यानी कि कई बार क्या होता है, थोरियम और यूरेनियम की मिक्स मात्रा यहाँ यूज की जाती है। इसके अलावा प्लूटोनियम इससे भी थोड़ा घातक होता है। तो ये 3 पदार्थ जो हैं आपके, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ये तीनों ही आपके परमाणु ऊर्जा संयंत्र में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 1, 3 और 4। 32वां प्रश्न है अब आपका, परमाणु ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है? पहला है, नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा परमाणु ऊर्जा की प्राप्ति होती है। सेकंड, परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप हैं। अगला है, भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र कलपक्कम, तारापुर, राणा प्रताप सागर, नरौरा और कैगा हैं। देखिए, बात की जाए जो आपके नाभिकीय रिएक्टर हैं, यहाँ पर परमाणु ऊर्जा उत्पन्न की जाती है और इसको उत्पन्न करने में जो विधि इस्तेमाल की जाती है वो नाभिकीय संलयन नहीं है, बल्कि नाभिकीय विखंडन है। यानी कि जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो न्यूट्रॉन विखंडित हो जाता है और विखंडित होने से क्या होता है, अपार ऊर्जा हमें प्राप्त होती है और उसकी सहायता से विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। दुनिया में परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक में आपका यूएसए का नाम आता है और फिर यूरोप आ जाता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। भारत में जो आपके परमाणु ऊर्जा के केंद्र हैं, इनमें कलपक्कम तमिलनाडु में, तारापुर महाराष्ट्र में और राजस्थान के कोटा के निकट में राणा प्रताप सागर है, यूपी में नरौरा है और कर्नाटक में कैगा है। हालांकि कुछ जो आपके परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं और भी यहाँ पर ओपन हो रहे हैं, उन पर वर्क चल रहा है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। यहाँ पर केवल 2 और 3 कथन सही हैं, तो आंसर है आपका बी, 32 का बी वाला। 33वां प्रश्न है अब आपका, भारत के किन राज्यों में यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं? राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड और अरुणाचल या राजस्थान और झारखंड? देखिए, भारत के राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। तो यहाँ पर आपका 33वें का सही आंसर है आपका डी वाला। 34वां प्रश्न है अब आपका, भारत में थोरियम कहाँ पाया जाता है? थार के रेगिस्तान में, मेघालय की पहाड़ियों में, केरल की मोनोजाइट बालू में या जादूगौड़ा की खानों में? ये वाला प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कम से कम 15 से 20 एग्जाम में ये आ चुका है, कई बार पीसीएस एग्जाम में भी पूछ लिया गया है। तो आपको ये याद होना चाहिए, भारत में थोरियम केरल की मोनोजाइट बालू में पाया जाता है। जादूगौड़ा की जो खाने हैं ये यूरेनियम उत्पादन से संबंधित हैं। जादूगौड़ा की खानों में यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है, यहाँ से यूरेनियम निकाला जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 34वें का सी वाला। 35वां प्रश्न है अब आपका, भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ कहाँ स्थित हैं? लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र आपके हिमाचल प्रदेश के मणिकरण एक नामक एक जगह है, यहाँ पे लगाया गया है। इसके अलावा लद्दाख में घाटी पड़ती है जिसका नाम है पूगा घाटी, तो पूगा घाटी में स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो है आपका 1 और 3, यानी कि आंसर है आपका सी वाला, केवल 1 और 3। 36वां प्रश्न है अब आपका, विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन किस देश में बनाया गया था? फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, स्पेन। देखिए, विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन जो था वो फ्रांस में बनाया गया था। तो 36वें का आंसर है आपका ए। 37वां प्रश्न है अब आपका, ज्वारीय ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है? पहला है, ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। सेकंड, इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के संकरे मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। अगला है, रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र हैं।
देखिए बात की जाए ज्वार से मतलब आप जानते ही हैं, जब समुद्र में पानी ऊपर उठ जाता है उसको ज्वार बोलते हैं। तो ज्वारी ऊर्जा का मतलब क्या है कि जब समुद्र का जल काफ़ी ऊंचाई पर उठ जाता है तो उसको स्टोर करके उससे ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, उसको ज्वारी ऊर्जा कहते हैं। सेकंड है, देखिए ज्वारी ऊर्जा खास करके वहीं इसका लाभ मिलता है जहां पर सकरे मुहाने होते हैं। सकरे मुहाने का मतलब क्या है कि मान लीजिए सकरा सा क्षेत्र है ये वाला, और यहाँ पे पानी काफ़ी ऊंचाई तक उठ गया है, तो हमने पानी को स्टोर कर लिया और स्टोर के बाद दूसरी साइड से हमने निकाल दिया, तो ऐसे करके हमारी टरबाइन चल गई। तो इस तरह से इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन आपका बिल्कुल सही है, यानी इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के सकरे मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में जो कच्छ की खाड़ी है वो वास्तव में एक सकरा मुहाना है, तो यहाँ पर विशाल ज्वारी मुल्क का एक ये क्षेत्र बन जाता है। तो यहाँ पर आपके तीनों ही कथन सही हैं। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन आपका असत्य है, इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, तो आंसर है आपका डी। 38वां प्रश्न है अब आपका, बायोगैस के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। पहला है, बायोगैस संयंत्र में जैविक अपशिष्ट का बैक्टीरिया के द्वारा अपघटन होता है। बायोगैस मीथेन और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण है। देखिए जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है, इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में ये अपघटित होते हैं, तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन सही है। बायोगैस जो है आपकी ये मीथेन और ऑक्सीजन का नहीं बल्कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है, तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल पहला वाला कथन सही है, तो आंसर है ए, केवल एक। बायोगैस खाना पकाने, विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है और इससे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन भी होता है। 39वां प्रश्न है, देखिए ये वाला प्रश्न आपके अभ्यास प्रश्नावली से है। निम्नलिखित में से कौन सी एक खनिजों की विशेषता नहीं है। वे प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, उनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, वे असमाप्य हैं या फिर उनका वितरण असमान होता है। देखिए पहली बात, ये गा वाला जो कथन है ये गलत है। ये असमाप्य नहीं है बल्कि समाप्त होने वाले हैं। अगर हम इनका उचित पूर्ण ढंग से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये समाप्त भी हो जाएंगे और इनको बनने में हजारों लाखों साल लगते हैं। इन तत्काल ये हमें प्राप्त नहीं हो जाएंगे, इनको बनने में हजारों सालों की या लाखों सालों की प्रक्रिया लगती है। तो ये असमाप्य होते हैं, तो ये गलत है, ये समाप्त होने वाले हैं। 40वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है। बोलीविया, चिली, घाना, जिम्बाब्वे। ठीक है, चिली इसके बारे में मैंने बताया था, चिली और पेरू ये दोनों क्या है, तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 40 में का बी वाला, चिली। 41वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी आपके रसोई घर में द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस को संरक्षित नहीं करेगी। पकाने से पहले दाल को कुछ समय के लिए भिगोना, प्रेशर कुकर में खाना पकाना, पकाने के लिए गैस जलाने से पूर्व सब्जी को काट लेना, या खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाना। देखिए आप देखेंगे पकाने से पहले अगर दाल को कुछ समय के लिए भिगो लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसके उबलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्रेशर कुकर में खाना जो जल्दी पक जाता है, भाप क्योंकि बंद रहती है तो खाना जल्दी पक जाता है। पकाने के लिए अगर हम गैस जलाने से पहले सब्जी काट के रख लें तो हाल के हाल में हमारी सब्जी पक जाएगी क्योंकि टाइम नहीं लगेगा। भाई गैस जलाने से पहले ही आपने सब्जी काट के रख ली, पूरा इंतजाम करके रख लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है टाइम बचेगा, हमारी गैस बचेगी। वहीं अगर खुली कढ़ाई में हम कम ज्वाला के साथ भोजन पका रहे हैं तो इसमें हमारी गैस ज़्यादा खर्च होगी, तो ये आपके कहीं ना कहीं ये संरक्षित नहीं करेगी, यानी कि ये आपकी एलपीजी को संरक्षित ये नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपका घा वाला आंसर सही है, यानी खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाना ये आपकी एलपीजी को संरक्षित नहीं करेगा क्योंकि इसमें एलपीजी की ज़्यादा खर्च होगी। 42वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्रक का उत्पादक नहीं है। झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। देखिए भारत का कर्नाटक राज्य जो है ये अभ्रक का उत्पादक नहीं है। झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश ये तीनों ही अभ्रक का उत्पादन करते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।